Namaskar, Mr. Sanjeev Kwadra ji. I'm very happy to welcome you here, sir, today. You being the chairman of Global News Bulletin and motivational speaker, a big name, a big person, having so many values in your life. Can you let me know, sir, कि in one of the podcasts you had said regarding attachment and detachment. I just want to know कि attachment तो होती है और उसके अटैचमेंट के होते हुए हम डिटैच कैसे हो सकते हैं? प्लीज आप इसका प्लीज बताइए। मधु जी, मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम बैठा हूँ इस पॉडकास्ट पर और मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि यू हैव 50 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इन एजुकेशन फील्ड, इस जहाँ आपने एज एन टीचर, एज एन कोच, एज एन प्रिंसिपल बहुत कुछ जीवन में किया है। बहुत से बच्चों को जो आज अपने बच्चों को स्कूल में डाल चुके हैं, आपने उन बच्चों को भी पढ़ाया है, उनके बच्चों को भी आप ही ने पढ़ाया। तो यू हैव वेरी गुड एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस। और आप जो सवाल पूछ रही हैं वो सवाल का उत्तर मैं आपको आप ही के प्रोफेशन के साथ जोड़ के देना चाहूँगा कि जब कभी भी बच्चे आपके पास एजुकेशन के लिए आए, आपने उनको पढ़ाया, जब वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुए तो आपने खुशी से उनको विदा भी किया, फिर जी नाइस गुड प्राउड। तो यही जीवन का वो फलसफा है कि हम उस प्रकार से जिए जीवन में जहाँ हम अपने सब कामों को उस क्लोज अटैचमेंट के साथ करते हुए जिए, और जब हम सक्सेसफुली उन कामों को पूरा करें तो उससे अपने आप को डिटैच भी करें। और अगर हम डिटैच नहीं कर पाते तो उसका नुकसान ये होता है कि हम उसमें फंसकर अगले कामों को नहीं कर। बहुत ज़रूरी है जीवन के एक पड़ाव को पूरा करने के बाद नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ें और उस तरीके से बढ़ें कि कभी भी पिछले वाले के लिए निर्देश ना रहे और आने वाले के लिए वो एनर्जी हमारे साथ हो कि हम उसे पहले वाले से और बेहतर कर सकें। आज अटैचमेंट विद डिटैचमेंट का ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो आज सोसाइटी को रिक्वायर्ड है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि इज इट नॉट वेरी डिफिकल्ट कि जिन लोगों से हम इतना प्यार करते हैं उनसे डिटैच होने में दिक्कत होती हुई। डिटैच होने का मतलब कभी भी अलग होना नहीं है। अच्छा जी। डिटैच होने का जो सही मतलब है वो ये है कि हम उनको आगे बढ़ाकर उस स्वरूप में देखें कि वो भी जीवन में बहुत कुछ कर सकें। हम ऐसे अटैच ना हो जाएं कि हम एक दूसरे के साथ ही फंस जाएं। एक पति पत्नी के स्वरूप में अगर मैं बात करूं तो पति पत्नी को आगे बढ़ाता है, पत्नी पति को आगे बढ़ाती है। कोई भी जीवन में अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसकी सपोर्ट में हमेशा खड़े रहें, ना कि उसके साथ उलझ जाएं इस भाव से कि ये ज़्यादा आगे बढ़ेगा, जो कि एक सामान्य प्रॉब्लम है आज सोसाइटी के अंदर। इसी को कहते हैं हम अटैच अच्छाइयों के लिए हो और डिटैच बुराइयों के लिए हो। डिटैच इसलिए होना है कि हमारा ईवे ना बसे, हमारा आसक्त भाव या कि उस तरीके का प्रेम जो दूसरे से कुछ चाह रहा होता है वो ना, अगर वो नहीं है तो फिर तो हम उस अटैचमेंट को अच्छा मानें। मैं उसी डिटैचमेंट और अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ। जी सर, बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। लेकिन आज का ये सर ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी अच्छी पोजीशन पे है और पति आई मीन द हस्बैंड इज नॉट एट अ वेरी गुड पोजीशन, तो कई बार हमने देखा कि इनकी आपस में बनती नहीं है, एंड दा ना बनना और रोज का घर में इनका प्रॉब्लम्स होना, तलाक which leads to divorce. Don't you think divorce has become very common these days? And I think one of the reasons is this only, that the matches are not very suitable or maybe they don't understand each other. I mean, उनमें patience नहीं है, उनमें I don't know, whatever, there are many reasons maybe. But divorce बहुत सा common हो गया आजकल। इसका जो बेसिक रीजन है वो है एक्सेप्टेंस का ना होना। हाँ। अगर फैमिली में हम दो लोग हैं और एक
बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए हमारे मन में एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमारा ईगो बीच में आकर खड़ा होता है तो वो समस्या करेगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब भी कभी किसी गाड़ी को बनाया जाता है तो उसमें 4 पहिए होते हैं और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो 2 पहिए चल रहे होते हैं और 2 बिना चलाए चल रहे होते हैं, वो इंजन से कनेक्ट नहीं होते। वेरी नाइस आंसर सर, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है वो। यस सर, यस। तो वही 2 पहिए जो है जी। चलने वाले हैं, 2 साथ में हैं, बट गाड़ी तो गाड़ी ही है ना। अब अगर वो 2 पहिए ये सोचने लगे कि ये चल रहे हैं और हम वैसे ही लुढ़क रहे हैं, तो अगर वो गड़बड़ करने लगेंगे तो ही गाड़ी की स्पीड खराब चलेगी। हाँ, बहुत ज़रूरी है एक्टिव और नॉन एक्टिव पार्टिसिपेंट बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन अ फैमिली जर्नी। तो हमें ये मानना है हो सही नहीं। और सर इसी वजह से मेरे ख्याल से घर में बच्चों का भी, फिर बच्चे भी बिखर जाते हैं, ऐसा फैमिलीज। इन बच्चों के बिखरने के पीछे बहुत स्पष्ट भाव मैं आपको दे रहा हूँ। बच्चे बिखरते नहीं, बच्चे अपने माँ बाप की एक्टिविटीज को देखकर फॉलो करते हैं, बिखरते नहीं। अगर हमारी एक्टिविटीज ही बिखरी हुई है, सॉलिड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो वो उसी को फॉलो करना शुरू कर। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 12th क्लास तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। हम जो छोटे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में भेजना और सब शुरू कर चुके हैं, उसमें वो हमारी जो, जिसे हमें पहले संस्कार और शब्द कहा करते थे, तो उन संस्कारों को ले नहीं सकता, वो देना बहुत जरूरी है अगर आपने बच्चे को अपने हिसाब से ढालना है। सही बात है, बच्चों को संस्कार देने बहुत जरूरी है। आपके संस्कार और संस्कार हर परिवार के अलग अलग है, मगर एक कॉमन संस्कार है कि हम जीवन के किसी भी काम को करते वक्त उस तरीके से करें जिसमें हम शांति को स्वीकार करें, शांति भावना सबसे जरूरी है। हर संस्कार के मूल में एक बात बैठी हुई है कि संस्कार मतलब शांति। अगर शांति नहीं है तो इसका मतलब वो संस्कार नहीं, वो फिर विचार है, और विचार सही गलत हो सकते हैं, मगर शांति के साथ अगर कोई भी विचार है वो सही संस्कार है। तो ये आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो आई मीन व्हेन दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द हॉस्टल्स, वो सोचते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, मतलब उन्होंने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं एवरीथिंग, बट वेयर डोंट यू थिंक कि इसमें संस्कारों की कमी होती है? वो बिल्कुल सही सोचते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो। हाँ जी, वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि मतलब एज एन ह्यूमन जो आज का सिनेरियो बन गया है, तो बच्चा पैदा हुआ वो सिर्फ इस लायक हो कि वो बड़ा हो गया तो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी कि वो 2 साल 3 साल का हो, उसके बाद उसे भेज दो। और जब वो छोटा नहीं है तो भी घर में जोड़ी मेड है, वो उसको केयर टेकिंग कर रही है। उनके लिए बच्चे का अर्थ सिर्फ बच्चा होना है, इसलिए वो बच्चा जो है उनकी बड़ी उम्र में उनके साथ नहीं गया, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तभी पूरी हो गई। तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरी हो गई, उनके बच्चे भी उसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करते हैं कि उनकी भी पूरी हो गई। सही बात। मतलब जो माँ बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बच्चे को उस स्वरूप में आने तक कैरी करते हैं कि ये कहीं डिसबैलेंस ना हो रहे, तो वो बच्चे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माँ बाप के अंतिम समय तक 100% कैरी करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये सब सिनेरियो जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि स्कूल में, जैसे सर आपके पिछले पॉडकास्ट पे मैंने देखा था तो आपने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आपने बात करी थी, तो डोंट यू थिंक दैट देयर शुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज इन स्कूल? Education is a very large subject actually. What kind of education? One education is जो हम स्कूल में ले रहे हैं, जी, and the main education is जो हम अपनी सोसाइटी में ले रहे हैं, जो हम अपने घर में दे रहे हैं।
अब हमें पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एजुकेशन, हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जो एजुकेशन हम स्कूल की बात कर रहे हैं उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं। एंड जब मॉरल वैल्यूज की बात आती है तो वो एजुकेशन है जो हमें पहले तो घर से मिलती है, उसके बाद सोसाइटी से मिलती है, और उसके बाद हमारे सिलेबस से मिलती है। हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे की सबसे पहली एजुकेशन उसके घर में उसकी माँ, उसके पिता, मॉम डैड। मॉम डैड इज अ रियल टीचर। बिल्कुल सच। सो इस एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग नंबर फ्रेंगी। क्योंकि सर जब हम स्कूल में थे, मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ, जब हम स्कूल में थे वी हैड अ सब्जेक्ट ऑफ मॉरल साइंस इन आवर स्कूल। एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, इसमें मॉरल वैल्यूज डराते थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द टीचर हु हैड वंस सेड कि योर कॉन्शियस इज लाइक द कैप्टन ऑफ अ शिप। तो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। आई थिंक आई वाज इन क्लास 6 or 7 एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट। सो आई आस्क्ड द टीचर कि मैम ये क्या मतलब है कॉन्शियस like a captain of the ship means what? Captain ship कहाँ ये वो I couldn't understand। लेकिन हमारी टीचर ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि कॉन्शियस जो है आपकी, जो अंतरात्मा जिसको आई थिंक हिंदी में ये बोलते हैं, तो वो जो है आपकी कॉन्शियस जो है कैप्टन है शिप की, वो आपको बताती है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। जब आपकी कॉन्शियस आपको गवाह ना करें, like the conscience doesn't tell you that this is right and this is wrong. Well, the conscience says right, it is right, go for that, and if your conscience says wrong, please do not do that. So my teacher had explained me in this way, sir. Do you think, sir, it ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर आज ना कॉन्शियस को, उस कॉन्शियस को सब कॉन्शियस माइंड कहने लगे। तो जिसे हमने मान ली सब कॉन्शियस लिया तो वो तो बैक स्टेप हो गया। ये हम कहते हैं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा ऐसा आया, तो हम वहां पर गलत हो गए। वास्तव में हमने उसे बैक स्टेज पे तो लाके खड़ा कर। अच्छा नहीं, आपने जो कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वाइड है, मगर एक बात समझिएगा, आज उस कॉन्शियसनेस की बात को करना बिल्कुल भी किसी के समझ में ना आने जैसा है। ये सिर्फ एक गाने की तरह है जो हमें सुनकर अच्छा लगा, मगर द रियल कॉन्शियसनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, उस सिग्नल को अचीव करना, उसको रिसीव करना इतना टफ हो चुका है क्योंकि माइंड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। कॉन्शियसनेस को पकड़ने के लिए उस सिग्नल को बहुत जरूरी है कि माइंड रिलैक्स हो, और हमारा माइंड जैसे ही रिलैक्स होता है हम ऐसे कामों को करने लगते हैं। हम जब हल्का महसूस करते हैं तो हम फोन उठा लेते हैं, हल्का महसूस करते हैं तो पार्टी की बात करते हैं। तो हर हल्केपन में हम अगेन एक्सट्रोवर्ट नहीं जा रहे हैं, इंट्रोवर्ट नहीं। बहुत जरूरी है कि जिस वक्त हम हल्का महसूस करें उस वक्त हम बैठे थोड़ी देर अपने साथ, उस वक्त वो कॉन्शियसनेस को हम जी सकते हैं। वो ना हम फिर वहां पर डिस्ट्रॉय बनते, वो अच्छा नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक पॉडकास्ट में आपने जिक्र किया था कि कर्मास जो है दे कम बैक। लाइक डू यू थिंक कि हमारे पिछले जन्म के जो हमने कर्म किए हैं, क्या हमें इस जन्म में उसका भुगतान पड़ता है? दुख, अगर गलत काम किया है तो गलत होगा और अच्छा किया है तो अच्छा होगा, क्या ऐसा है सर? बिल्कुल है जी, मगर इन सबसे बहुत आगे बढ़कर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज हम जिस युग में खड़े हैं, जिस एज में हम खड़े हैं, हमें इस बात को उस तरीके से आप नहीं समझ सकते जिस तरीके से आपने पूछा। आज इसको इस तरीके से समझना होगा कि हमारी हैबिट्स कैरी फॉरवर्ड होती हैं। जो हमारे पिछले जन्म में हैबिट्स थी, जो हमारा व्यक्तित्व था, वही कैरी फॉरवर्ड होता है। वो कैरी फॉरवर्ड होता है तभी एक छोटे बच्चे को जॉइंडिस होता है, क्योंकि उसने उसको लास्ट जो उसका बर्थ होगा उसमें किसी भी इस तरह की
चीज़ों का सेवन किया, जब उसका लीवर डैमेज हुआ और उसने उसको एक्सेप्ट किया बाय हार्ट, उस डैमेज नहीं हुई वो, तो वो इस जन्म में पैदा होते ही जॉइंटिस का शिकार होता है। अच्छा, तो तो मतलब हमारी हैबिट्स और हमारी कुछ डीएनए में जो बन जाती हैं चीज़ें, जो बीमारी से रिलेटेड नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। आपने सुना होगा कई बच्चे बर्थ से ही हार्ट प्रॉब्लम से हाँ जी। आजकल आ रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं आते थे। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि पहले डायग्नोज नहीं होता था, मगर नहीं, आते ही नहीं थे। आज क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर शरीर पूरे हो रहे हैं, तो जो नवीन जन्म हो रहे हैं उसमें कई हार्ट प्रॉब्लम के साथ दिया गया, जैसे हार्ट में होल है या लॉट ऑफ थिंग्स। अभी हमने खाली होल सुना है जी, मगर उसके अलावा हार्ट की एक फंक्शनिंग है, अगर वो थोड़ी भी अलाइनमेंट में नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट, तो बहुत कुछ है। मैं बीमारियों के संदर्भ में भी ये बात कह रहा हूँ, और मैं मन के व्यवहार के संदर्भ में भी ये बात कह रहा हूँ। मन का व्यवहार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक बच्चा बहुत एरोगेंट, एक बच्चा शांत, एक बच्चा व्यवहार से ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब छोटे बनने ही, और एक बच्चा बहुत ज्यादा ढीला है शरीर से, मतलब वो बैठा रहता है। आपने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे होंगे जिनका नर्व सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है कि वो सही तरीके से चल भी नहीं पाते। तो व्हाट इज दिस? ये सब हमारे मन के वो विकार हैं जो हम कैरी कर रहे हैं, और यही आगे आकर हमें मिलते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा। आज इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब वो समझ जिससे पैसा ज्यादा कमाया जा रहा है, वो इंटेलेक्चुअल और समझदार व्यक्ति है। जबकि समझदार व्यक्ति वो है जो आर्ट ऑफ लिविंग, आपने सुना है? जी जी तो उसको आप आर्ट ऑफ लिविंग कह दीजिए, जीवन जीने की वो कला जिसमें हम शांत रह सकें, जीवन जीने का वो भाव जिसमें हम शांत रह सकें, और जीवन जीने का वो भाव जिसमें हम कभी भी किसी दूसरे को कष्ट ना देने की आदत से मजबूर हों, तभी तो हम सुखी रहेंगे। अगर हम किसी दूसरे को कष्ट दे सकते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत ज्यादा पाएं ज्यादा पाएंगे, बता सजेशन तो आओ कष्ट। से बिल्कुल से हमें समझना होगा कि हमारा हर व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो किसी के मन को दुखाने वाला था। मतलब हम उस सभ्यता से आते हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति को जो एक पैर से विहीन है उसको लंगड़ा नहीं कहना, हाँ उसके लिए सादे शब्द का इस्तेमाल करें जो तीखा ना हो। नेत्रहीन कह देना, अंधा नहीं कहना, क्योंकि वो चुभता है। ऐसे हम उस सभ्यता से आते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम है, यानी कि शब्द से भी कष्ट ना दे। हाँ बिल्कुल तो हम उस सभ्यता से आते हैं, अगर हम इस विचार को अपने पास रखें तो हमें कष्ट नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल ठीक कहने सर आप। सर एक मिथ जैसे हम सुनते हैं कि जैसे कई लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, कई लोग अपनी जैसे आई स्पेशली मैंने देखा है डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम आईज डोनेट करेंगे तो अगले जन्म में कहीं हम अंधे हो गए, तो इस डर की वजह से वो कहते हैं हम नहीं डोनेट करेंगे। या बॉडी का कोई भी ऑर्गन जैसे है तो वो कहते हैं अगर हम जैसे अगले जन्म में हमारा ये ऑर्गन नहीं होगा, तो क्या ऐसा सही है? तो ये ऐसा तो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, मगर ऐसा जरूर है कि अगर किसी व्यक्ति के मन का भाव इस प्रकार का है तो फिर उसको डोनेशन करना भी नहीं यही चाहिए। क्योंकि हम ना भावों के आधार पे खेलते हैं। एक भाव ये भी हो सकता है कि अगर हम डोनेट कर रहे हैं उस सद्भाव के साथ कि दूसरा व्यक्ति देख पाएगा तो हमारी नेत्र की ज्योति अगले जन्म में बहुत ज्यादा तेज भी हो सकती है। जी जी जो you were thinking on the positive side. ऐसे सोचना भाई पॉजिटिव इसका खेल वही है, हम किस प्रकार के भावों से भरे हैं। अगर हमारा भाव ये स्पष्ट रूप से हमें कह रहा है कि हम उस प्रकार से सोचते हैं कि सामने वाले को ये देंगे तो उसका जीवन कितना सुखी होगा, ये सोचते ही हमारे सोचते हैं कि हम ना अंधे हो जाए।
आपने सब कितनी अच्छी तरह से बताया कि वाकई ये मुझे भी सुनकर लगा है कि इस तरह से कि हम पॉजिटिवली अगर सोचेंगे तो पीपल विल बी बेनिफिटेड एंड एनी जनरेशन जिन्होंने पीपल विल बेनिफिट जिनकी आंखें नहीं है वो देख सकेंगे और एनी अदर ऑर्गन गिवन टू दैट पर्सन तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी बैंक ये पॉजिटिव सर आपने बताया बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात इसलिए और भी कहना चाहूँगा, जी जी उसमें ना हमें ये अहंकार ही नहीं चाहिए कि हम अपना कोई अंग दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि जिसको वो लगेगा, उसको एक्सेप्ट होगा या नहीं, वो उस देने वाले की इच्छा है परमात्मा की कि वो उसको एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हम दे ज़रूर रहे हैं, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, हम इस भाव से ही लिखें कि हम देंगे, मगर क्या वो दूसरे को लगेगा, ये उसके कर्मों का हिसाब है। सबको नहीं लगता, कईयों को नहीं भी ऐसा लगता, मगर देने वाले का भाव अगर अच्छा है जिसको तो लग गया। तो लग गया ये बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही था कि नीयत अच्छी होनी चाहिए इस तरह से थैंक यू सो मच सर आपके साथ मुलाकात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आई मीन एवरीबडी आई थिंक द ऑडियंस आल्सो इज गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज सभी लोगों को बात समझ में आई थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक्स टू यू ऑल्सो एंड मैं ये ज़रूर चाहूँगा मधु जी कि आप अपने इस जीवन में जो भी सफ़र तय करके आई उसमें आपने जिन भी विचारों को, जिन भी भावों को अनुभव किया, जिनसे आपको सुख मिला या खुशी मिली, जिनसे आपको कष्ट मिला, आप सबको ज़रूर संग्रहित करें और फॉर द चैरिटी ऑफ सोसाइटी आप उन विषयों को कभी भी मेरे सामने रखकर उनका उत्तर दे सकती हैं कि हम उसको स्वरूप में लेकर आएं कि वो कम से कम हेल्पफुल तो जी हमारे थॉट प्रोसेस को डिवाइड कर। मैं चाहूँगा फ्यूचर में जब भी आप आए तो आपके प्रश्न और ताकतवर हों और उलझाने वाले हों, उस तरीके से उलझाने वाले हों जो जीवन की उलझनों को सुलझा सके। वेरी गुड कितना अच्छा आंसर दिया हमें जो जीवन की उलझनों को सुलझा सके थैंक यू सो मच सर थैंक यू